बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज जो हमारा मौजू है रमज़ान ज़्याबितीज़ के हवाले से वो है फ़ास्टिंग, क्योंकि 13 घंटे का रोज़ा है हमारे मुल्क में इस वक्त, और गर्मी की शिद्दत भी है। ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की बात करें तो काफ़ी शिद्दत है इस वक्त गर्मी की, और ख़ास तौर पे कराची की तो दर्जा हरारत आज भी जो है वो ज़्यादा है। तो आज हमारा जो मौजू होगा कि फ़ास्टिंग जो है डायबिटिक पेशेंट और वो पेशेंट जो आज 2-3 साल या 4 साल उनको हुए हैं, उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। क्योंकि रिसर्च भी आ चुकी है फ़ास्टिंग के हवाले से कि फ़ास्टिंग बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत माहिरीन का ये भी कहना है कि फ़ास्टिंग अगर ऐसे मरीज़ जो 2 से 3 साल उनको हुए हैं या 4 साल हुए हैं, उनको रिवर्ट भी हो जाती है, यानी कि उनको ज़्याबितीज़ ख़त्म भी हो सकती है। और जो बॉर्डर लाइन पे है उनके लिए तो फ़ास्टिंग इंतहाई कहना चाहिए कि फ़ायदेमंद है, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे जब आ जाते हैं आप, और तो उसमें होता यही है कि अगर आप ज़रा सी भी बेहतियाती करें तो आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें फ़ास्टिंग ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए, और वो मरीज़ जो अब शिकार हुए हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं, उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है फ़ास्टिंग। और ये रिसर्च से भी अब इंटरनेशनली साबित हो चुका है। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि जो ज़्याबितीज़ के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं उनके लिए फ़ास्टिंग कितनी फ़ायदेमंद है, और वो मरीज़ जिनको कॉम्प्लिकेशंस मतलब उनकी स्टार्ट हुई हैं या 10 से 12 साल उनको हो गए हैं और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है और वो इजीली रोज़ा रख सकते हैं। हम थोड़ा सा बात भी करेंगे कि एक दफ़ा फिर रिमाइंड करेंगे कि कौन से मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते। ये सवाल हम अपने हर प्रोग्राम में इसलिए हिस्सा बनाते हैं कि लोगों को थोड़ी सी इस बारे में आगाही हो। तो आज जो हमारा मौजू है रमज़ान डायबिटीज़ का, वो है कि फ़ास्टिंग कितनी फ़ायदेमंद है, और जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या जो हाइपरटेंसिव हैं, जो दिल के अमराज का शिकार हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए फ़ास्टिंग 13 घंटे की कितनी फ़ायदेमंद है। और बहुत सारे ऐसे ज़्याबितीज़ के मरीज़ हैं जो रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन अफ्तार के वक्त जो है वो फ़ास्टिंग जितनी उनकी 13 घंटे हुई होती है, वो अपना 1 हफ्ते का कोटा पूरा कर लेते हैं। उसमें चिकनाई, समोसे, तली हुई चीज़ें, चिकन फ्राई, और ख़ास तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल या शरबत, ये सारी चीज़ें जो है उनके जो रोज़े में की हुई फ़ास्टिंग है, ज़ाहिर सी बात है, और फिर उनका शुगर लेवल और कंट्रोल होने के बजाय और हाई हो जाता है। और लोग करते यही हैं कि 2 ग्लास शरबत पी लिया या तली हुई 4-5 चीज़ें खा ली या मीठा खा लिया, और उसके बाद अपनी अद्वियात जो है खुद ही जो है वो एडजस्टमेंट कर ली, 1 की जगह 2 गोलियां खा ली, 2 यूनिट की जगह 4 यूनिट लगा लिए। तो ये एक बड़ा अलमिया है, और आज हमारे साथ बड़ा सीनियर पैनल मौजूद है। हम आपका नाज़रीन से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ज़मान शेख मौजूद हैं, माहिर अमराज़ ज़्याबितीज़, और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, और बड़े अरसे से जो है आगाही के लिए, ख़ास तौर पे ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है, और जो है सर इस पे बड़ा काम करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और आज हमारे साथ माहिर इमराज़ क़ल्ब भी मौजूद हैं, जो दिल ज़्याबितीज़ और दिल के अमराज का शिकार हैं, उन पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर नवाज़ लाशारी साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, और उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। और बड़ा अहम मौजू ज़्याबितीज़, रमज़ान और दिल के अमराज। ज़्याबितीज़ के मरीज़ ज़्यादा शिकार होते हैं दिल के अमराज का। तो आज हमारा मौजू जो है वो फ़ास्टिंग के हवाले से है कि कितना फ़ायदेमंद है फ़ास्टिंग। देखिए, शुगर के मरीज़ जो हैं, जनरली हम ये करते हैं कि पहले पेशेंट को असेस करते हैं कि ड्यूरेशन क्या है उसकी, कितने कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हैं उसकी, कौन सी दवाएं ले रहा है, और शुगर कितनी है, अभी कंट्रोल कितना है। इन बातों को मद्देनज़र रख के हम शुगर के मरीज़ों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सही। अब जैसे ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, सही। इसी तरह समझे आप। एक है वेरी हाई रिस्क, यानी बहुत ही ख़तरे में। सही। उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि भाई रोज़ा आप न रखो, मस्ट नॉट फास्ट। फिर सेकंड कैटेगरी येलो है कि ख़तरा तो है, मगर अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस आप रोज़ा रख सकते हैं। सही। तीसरी है ग्रीन कि डायबिटीज़ तो है, मगर आप जिस तरह आपने फरमाया कि डायबिटीज़ तो है,
मगर आपके लिए रोज़ा रखना मुफीद है। सही। तो ये 3 कैटेगरी होते हैं। अब मैं थोड़े थोड़े अगर एग्जांपल दे दूं कि पहली कैटेगरी कौन सी है जिसमें रोज़ा रखना डेंजरस है, बिल्कुल। वो है ऐसे यानी एजड अफराद 60-70 साल के, सिर्फ एजड नहीं, उम्र रसीदा नहीं, उनको कॉम्प्लिकेशन हो, मतलब ज़ियाबितस की, मतलब उनकी जो नज़रें हैं वो कमज़ोर हो गई हों, सही। हाथ में रेशा हो, अकेले रहते हों, गुर्दे फेल हो चुके हों पार्शियल या टोटल। सही। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाए तो उनको पता नहीं चलता कि मेरी शुगर कम हो गई या नहीं, क्योंकि शुगर जब कम होती है तो ख़ास अलामतें होती हैं, और वो अलामतें खुदा की नेमत हैं। ये एक तरह का सायरन है कि अब आप कुछ खा लो, आपकी शुगर कम हो रही है। सही। तो मरीज़ कोई टेस्ट किए बगैर खा लेता है, शुगर सही हो जाती है। उनमें हाथ कांपना, दिल धड़कना, पसीना आना, ये घबराहट तारी होना, भूख लगना शदीद, ये शामिल, मरीज समझ जाता है कि मेरी शुगर कम हो गई है। सही। वो अलामतें उन अफराद में नहीं होती, क्योंकि शुगर पुरानी होती है, वो ब्लंट हो जाती हैं। सही। तो अकेले रहते हो और एंटी साइकोटिक ड्रग्स, नफसियाती या नींद की गोलियां खाते हो। सही। तो ये वेरी हाई कैटेगरी है। उसके अलावा डायबिटीज़ की ख़वातीन जो प्रेगनेंट हो और उनकी शुगर भी कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि वो 2 जानें, 2 जिंदगियां अब उसे वाबस्ता हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कि वेरी हाई रिस्क है। अच्छा, उसके अलावा टाइप 1 पेशेंट जो लाजमन इंसुलिन पे होते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। सही। ताज़ा हार्ट अटैक हो चुका है, लाशारी साहब ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे। ताज़ा हार्ट अटैक हो चुका है, ताज़ा फालिज हो चुका है, अनस्टेबल एंजाइना है, चलते हैं तो आपको दर्द होता है सीने में, ये भी वेरी हाई रिस्क में आते हैं। तो ये चंद के दूसरे लेबरर जो जिनका काम ही मजदूरी का है, अब आपने फरमाया कि 13 घंटे का है, गर्मी भी बहुत है, और लेबर का काम है धूप में पूरा दिन, तो वो भी हाई रिस्क पे है, क्योंकि पसीना बहेगा, यूरिन ज़्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन होगी, हार्ट अटैक और फालिज के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये है रेड कलर, उनको हम कहते हैं नहीं है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा आपको प्लीज़ थोड़ा सा बता दूं कि ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें फिर भी रोज़ा रखेंगे हम। सही। अब आप डॉक्टर साहब रोकते हो मगर हम तो रोज़ा रखेंगे। सही। तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तो हम उनको कहें कि भाई ठीक है, हमने तो रोका है आपको, अब आप जाने, आपका रोज़ा जाने। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, हमने तो रोक दिया आपको। दूसरा ये कि ऐसे न कहें, क्योंकि वो तो रोज़ा रखेंगे लाजमन, तो जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, एविडेंस है, उसकी रोशनी में हम उनको गाइड करें। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है कि जो ख़तरा हो वो टाइप 1 के पेशेंट हैं, या ऐसे पेशेंट हैं जो टाइप 2 के हैं मगर मल्टीपल इंजेक्शंस ले रहे हैं, गुर्दे आधे फेल हो चुके हैं, इस तरह। और टाइप 1 जो है वो है जो डाइट पे या लाइफ स्टाइल पे कंट्रोल है, और या 1 या 2 गोलियां खाते हैं, या बेजल इंसुलिन 1 लगाते हैं टाइप 2 के, वो ग्रीन कलर में आते हैं। तो उस कैटेगरी के हिसाब से फिर हम उनको मशवरा देते हैं कि आप रोज़ा रखो या न रखो, रखो तो क्या एहतियात करो आप। सही। मुझे बताएं कि जो उनको ज़ैबितीज़ भी है और उनको रिसेंटली हार्ट अटैक भी हुआ है, या उनको चलने में उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, एंजाइना का भी अटैक हो रहा है, तो वो क्या रोज़ा आप लोग रिकमेंड करते हैं कि वो रोज़ा रखें, ख़ासतौर पे दिल के वो मरीज़ जो उनको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है? मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हार्ट अटैक के साथ एडमिट होते हैं। उनको पता है कि ज़्यादातर उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे ज़मान साहब ने अच्छा बताया कि डायबिटीज़ के अलावा कोमार्बिटीज़ हैं, जैसे एक्यूट हार्ट अटैक किसी पेशेंट को, तो उसमें हम रोज़ा कहते हैं कि नहीं रखें। या अनस्टेबल एंजाइना है, जिन लोगों को अटैक तो नहीं होता पर सिम्टम इतने होते हैं कि ड्यूरिंग रेस्ट चलने के साथ, थोड़े से चलने के साथ उनको प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट जो है ना, पट्टे जो थिक हो जाते हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं, उनमें क्या है कि वो उनमें फ्लूइड का इंपॉर्टेंस होता है बड़ा, क्योंकि आपको जब फास्टिंग करते हैं तो आपका डिहाइड्रेशन होती है, तो उसमें फ्लूइड कम हो जाता है बॉडी में, और जैसे फ्लूइड कम हो जाता है उनकी हार्ट जो पहले से थिक होती है, तो कैविटी बहुत छोटी सी होती है उन लोगों में, तो उनमें भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए पेशेंट्स को, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम, यहाँ जिनको लंग्स के इश्यूज़ हैं हार्ट के साथ, उनको जो लंग्स के पल्मोनी आर्टरी प्रेशर बढ़ जाता है, उन लोगों को भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ कोई हार्ट फेल्योर में पेशेंट्स हैं, जैसे किसी का सांस फूल रहा है, लेटने से सांस फूल रहा है, थोड़े से चलने से सांस है, इडीमा है,
तो उसमें फ्लूइड का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है वो भी नुकसानदेह होता है, कम भी होता है। और उन फ्लूइड को बैलेंस करने हम एक मेडिसिन देते हैं जिसको हम वाटर पिलर कहते हैं, जिसको डाययूरेटिक कहते हैं हम, तो वो भी देने पड़ते हैं। तो आप सपोज फास्टिंग में तो वो मेडिसिन वो देते हैं, उसके ड्यूरिंग फास्टिंग तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाते हैं, या नहीं देते हैं तो उनमें फ्लूइड बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो भी अनस्टेबल हो जाते हैं। तो कोई कार्डिक पेशेंट में कुछ मेडिसिन जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे स्पेशली डाययूरेटिक हैं वो देना, क्योंकि फास्टिंग में आपको पता है कि दो प्रॉब्लम्स है। एक मेजर प्रॉब्लम जो होता है डिहाइड्रेशन का होता है, सही, कि मीन्स पानी कम हो जाए जिस्म में, ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मेडिसिन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बाकी मेडिसिन तो आप दे सकते हैं जो भी है। तो हम जनरली जो अपने कार्डिक पेशेंट्स होते हैं तो मेडिसिन का, बाकी जो मेडिसिन होती हैं वो कहते हैं कि जो सुबह की मेडिसिन है वो आप अफ्तारी के बाद ले लिया करें, जो आफ्टरनून की थी वो आप इशा की नमाज के बाद, जो रात को लेते तो सहरी के टाइम ले लें। फिर भी कुछ डोजेज़ जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या कार्डिक डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके डोजेज़ एडजस्ट कर लेते हैं, वो डायबिटोलॉजिस्ट को हम रेफ़र कर लेते हैं, तो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको डोजेज़ एडजस्ट कर लेते हैं, स्पेशली डोज रिड्यूस कर लेते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं डोजेज़। जिनमें कुछ मेडिसिन हैं जो एंटी डायबिटिक हैं जिनमें भी डायलिसिस होता है, तो वो भी मेडिसिन उनको एडजस्ट करनी होती है। सही। तो ये है कि बाकी एज ए जनरल रूल तो जनरली जैसे बताया कि कुछ लोग ज़ईफ़ होते हैं या प्रेग्नेंट वूमेन, लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं, या जिन पेशेंट्स के कुछ पेशेंट जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, जहाँ कुछ है जैसे मेंटली नहीं है, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उनमें भी रोज़ा नहीं रख सकते। तो आपको पता है हार्ट फास्टिंग वैसे तो हार्ट वाले पेशेंट में बहुत अच्छी है, कि क्योंकि आपको पता है फास्टिंग में ये होता है कि बॉडी के अल्लाह का निज़ाम है, देरा 3 फ्यूल स्टेशंस इन द बॉडी। एक तो होता है कि कार्बोहाइड्रेट जिसको हम शुगर कहते हैं, दूसरा होता है आपके फैट्स होते हैं बॉडी में, तीसरा जो प्रोटीन्स होते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो फर्स्ट जो चलता रहता है वो कार्बोहाइड्रेट चलते रहते हैं। फास्टिंग में हमारा कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, तो जो स्टोरेज सिस्टम होता है बॉडी का, जो फैट और प्रोटीन की लेवल में फैट जो बॉडी में होते हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। सही। तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। सही। और आपको पता है कि जब कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है तो आपकी वेसल जो आर्टरीज जो होती हैं जिस्म में, वो उनका भी सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। हो जाता है। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आर्टरी क्लोज होती हैं, जितना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा उतना ही आर्टरी से क्लोज ज़्यादा होगा, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो हमें फास्टिंग से बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, पर यह है कि फ़ास्टिंग का जो एम है वो पूरा करना चाहिए हमें। ये कि इतना खाना चाहिए अफ्तारी और सहरी के टाइम कि आपकी ज़िंदगी आप रूटीन चला सकें। ये नहीं कि इतना खा लें, या हमारा एक तो फैशन भी हो गया है ना कि हम किसी की दावत पे जाते हैं, या घर में भी होता है, कुछ लोग नहीं करते तो कहते हैं कंजूस हैं, कुछ खाते पीते नहीं घर में ना, ये भी लोग हैं। कुछ लोगों को हम पेशेंट्स को कहते हैं जो कार्डिक पेशेंट्स आते हैं, उनको कहते हैं भाई आप फास्टिंग या आप खाने पे एहतियात करें, भले फास्टिंग नहीं करें पर रूटीन में भी लाइफ ज़िंदगी अपनी ईजी करें, कि क्योंकि जो फास्टिंग या आपको एनर्जी जो है उसको मेंटेन करना है, जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी एनर्जी लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो बॉडी में स्टोर हो जाती है, आपको फैट्स में हो जाए, प्रोटीन में हो जाएगी, फैट में हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट आप स्टोर हो जाएंगे बॉडी में, वो आपको ओबेसिटी बढ़ा दें। वो आपको पता है जितना वेट बढ़ता है ये सारी बीमारियाँ उसकी वजह से रिलेशन में हो जाती हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो आपके हार्ट अटैक, बाकी जो इवन आपके शुगर के मसले बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है पेशेंट्स में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो हमारा दीनी एक इतने साल पहले जो है एक थ्रू द एक रिलीजन के थ्रू लोगों को साइंटिफिकली बताया गया था हाउ यू रिमेन एज हेल्दी, हेल्थ को कैसे आप। और दूसरा इसका मेरा ख्याल फास्टिंग का ये भी है कि आपका विल पावर बढ़ जाता है। अल्लाह रहम करे कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आपका विल पावर होता है, तो मैंने 12 आवर्स फास्टिंग कर दे, तो लोग तो डरते थे ना कि पानी नहीं पिएंगे पता नहीं मर जाएंगे, क्या होगा, किडनी हो जाएगा, ये भी आपको विल पावर भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप साइंटिफिकली फ़ायदे हैं, आपके विल पावर, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपका वेट कैसे कम करें। ये एक वे था, एक जो जनरल मैसेज था पूरी पॉपुलेशन के, क्योंकि बहुत सारे जो इस्लाम में जो मैसेजेस थे वो जनरल थे, वो जो अभी प्रूव हो रहे हैं हमारी साइंस में कि उनका क्या बेनिफिट है। जैसे साइंस डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, उसकी रिसर्च हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उससे मिल रही हैं। तो ये इसका क्या एम था, क्यों लोग फास्टिंग कराते थे लोगों को। तो फास्टिंग में मेरा ख्याल है कार्डिक पेशेंट्स के जो पेशेंट स्पेशली जो जिनको अक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, तो सब बाकी सब कार्डिक पेशेंट्स को मेरा ख्याल है फास्टिंग करनी चाहिए। ये तो इंसान के विल का है। बहुत सारे लोग हैं जिनको दिल का प्रॉब्लम भी नहीं है, शुगर भी नहीं, वो भी रोज़े नहीं रखते। आपके बहुत सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल हैं, डायबिटीज़,
हाइपरटेंशन, वज़न आपका बैलेंस हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है एक चीज़ से आपको 1 महीने से वो आपको जो असली जो आप एम है फास्टिंग का, उसी हिसाब से रखना चाहिए, और मेरा ख्याल उससे बहुत सारे बेनिफिट बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बात कर रहे थे कि रिवर्ड हो जाती है फास्टिंग, 13 घंटे की 14 घंटे का अमूमन रोज़ा होता है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि रिसर्च आ गई है कि अब फास्टिंग जो है डायबिटीज़ जो है वो रिवर्ड हो जाती है। तो किन लोगों में रोज़े की वजह से जो है वो डायबिटीज़ रिवर्ड हो जाती है? एक्चुअली ये है कि फास्टिंग देखें ना, इस्लाम 1300-1400 साल पहले, जिस तरह लाशार साहब भी बहुत अच्छा बता रहे थे कि उस वक्त देखें साइंस इतनी तरक्की नहीं कर रही थी, मगर आप सोचें कि इस्लाम में जो इबादतें हैं उसका हेल्थ पे बेनिफिट कितना है। अब एक रोज़ा तो खैर बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फास्टिंग जो है वो वज़न कम करती है, शुगर कम करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, अगर सही नीयत से रखी जाए। फास्टिंग हमारी तरह नहीं कि डट की सहरी और अफ्तारी में पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो मकसद ही फोत हो जाता है। जो रोज़े का मकसद जो है ना वो फोत हो जाता है, जो हम सहरी इफ्तारी करते हैं। तो देखें फास्टिंग के इतने बेनिफिट है कि आजकल देखें ना, जो रिसर्च करते हैं वो ज़्यादातर आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मुसलमान नहीं है, तो वो तो इस रमज़ान का तो नाम नहीं लेते, वो कहते हैं कि फास्टिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग सही है ना, तो है वही चीज़ बिल्कुल। और मगर उसमें उसके बेनिफिट फिर बताते हैं। और अगर वो इंटेंसिव की जाए, 500 कैलोरी से 800 कैलोरी फास्टिंग की जाए और वो भी कम कैलोरी की जाए, तो शुगर रिवर्स हो जाती है। एक बेरियाटिक सर्जरी जो सिलाई करते हैं स्टमक की, उसे भी रिवर्स हो सकती है 5-6 साल, इससे भी रिवर्स हो सकती है। ये समझे आपने सर्जरी करती। अब मैं नहीं समझता किसी और मज़हब में इबादत के साथ जिस्मानी वर्जिश भी ज़रूरी है, मुझे नहीं पता। नमाज है, अब नमाज देखिए, नमाज जैसी वर्जिश मैं नहीं समझता कोई और हो सकती है। अब देखें अगेंस्ट ग्रेविटी उठक बैठक कितनी दफ़ा करते हैं नमाज में, सजदा करते हैं, सजदा योगा की किस्म है जिसमें आप पीठ को स्ट्रेच करते हैं। सही। और नमाज में हर जोड़ मूव करता है, आप नोट करें। बिल्कुल। आखिर में जब सलाम करते हैं तो ये सर्वाइकल स्पाइन भी एक्सरसाइज करता है। अब देखिए उस वक्त तो पता नहीं था कि ये उज़्वे हैं, ये जोड़ हैं, इनकी एक्सरसाइज होगी। फिर भी देखिए फिजिकल यानी इबादत साथ साथ एक्सरसाइज। उसके अलावा वुज़ू आप ले लें, नमाज से पहले वुज़ू करते हैं। अब आप नोट करें कि जो खुले हमारे उज़्वे हैं, खुले हाथ हैं, ये गर्दन से ऊपर टांगों, वो सब हम धोते हैं। नहीं धोते तो जो कपड़ों से ढके हुए होते हैं वो नहीं धोते हैं। तो एक तरह का ये गुस्ल है, जैसे आप वुज़ू करेंगे ऐसे लगेगा गुस्ल कर चुके हैं, और बड़े तरीके से नफासत से, यानी सिस्टमेटिकली, ऐसे नहीं कि रफली आपने वुज़ू किया, इस तरह नहीं है। तो ये अजीब बातें हैं कि इतने सदियाँ पहले जो थी वो साइंटिफिकली आज प्रूव हो रही हैं, तीनों चीज़ें, फास्टिंग, नमाज और वुज़ू। हाँ, तो ये बेनिफिट हैं जो उस ज़माने में पता नहीं थे। अब आते हैं रिवर्स करने पे। तो देखिए अगर हम सही सेंस में करें ना, और 500 से 800 कैलोरी अगर इस्तेमाल करें सही, तो शुगर रिवर्स हो जाती है, शुगर रिवर्स बिल्कुल। मगर जब तक आप ये करते रहेंगे आपका ये रिवर्स होगा। इसलिए किसी माहिर से आपको रब्ता करना पड़ेगा, अपने तौर पे ना करें, क्योंकि अंधाधुंध डाइटिंग करने से फिर कैलोरीज की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो अंडर गाइडेंस जो डॉक्टर आपका है वो आपको बताएगा। उस तरीके से करेंगे तो आपकी शुगर रिवर्स हो सकती है, जब तक आप वो करें। और 5 साल तक की स्टडी आ चुकी है कि 5 साल तक अगर आप ये करेंगे रेजिमेन, इंटरमीडिएट फास्टिंग, या 500 से 800 कैलोरी कम खाएं, तो उससे ज़्यादा नहीं खाएं, नॉर्मली हम 2000 पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं कैलोरी, तो शुगर रिवर्स हो सकती है। इंसान ऐसा है जो जानदार कहना चाहिए कि जिसमें अल्लाह ने दोनों एंजाइम रख दिए हैं, दोनों को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपने सही कहा कि बैलेंस रखना चाहिए, और प्रोटीन का भी पूरा हिस्सा मिलना चाहिए कि इस्तेमाल करें। 50% कार्बोहाइड्रेट, 35% फैट, 15% प्रोटीन कम अज़ कम। सही। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारा मौजू जो आज है कि फास्टिंग जो है वो कितनी फ़ायदेमंद है, मतलब ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए। मैं एक दफ़ा फिर नवाज़ लाशारी साहब के पास आऊँगी और कीटो डाइट के हवाले से हम पूछेंगे कि ये कीटो डाइट क्या है और कितनी फ़ायदेमंद है कीटो डाइट। और आज बड़ा रिवाज है इसका, लोग वज़न कम करने के लिए जो है वो कीटो डाइट पे जाते हैं और रमज़ान में ख़ास तौर पे हम कीटो डाइट की बात करेंगे। देखिए, ये एक जैसे हमने पहले ही बताया कि जब आप खाना खाते हैं, अल्लाह के जिस्म को एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन हम 3 फॉर्म्स होते हैं, एक तो शुगर होती है, दूसरा प्रोटीन्स होते हैं, थर्ड हो जाए फैट्स होते हैं। तो जैसे ज़मान साहब ने भी आपको कहा 55% हमें कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, सही, और बाकी 30% आपका होता है फैट्स होते हैं, 15% प्रोटीन्स होते हैं। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट इसमें हो जाता है जब आप ज़्यादातर शुगर लेते हैं। सही, जैसे आपने कहा बर्गर हैं, बाकी चीज़ें, मीठी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, बच्चे वगैरह ज़्यादा आजकल देखें, तो वो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फ़ैट में। वो स्पेशली ये फ़ैट का बॉडी में कन्वर्ट होके, और ये जिसम में जो आपके सेंट्रल एब्डामिन है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको आप कहते हैं, उसमें स्टोर हो जाते हैं, फ़ैट हो जाती है। वो इसकी फ़ैट की वजह से आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट है, ब्लड प्रेशर, शुगर और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो कीटो डाइट का ये होगा कि इस निज़ाम को चेंज करना है, हमें प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जैसे है वो ज़्यादा लेनी है। जैसे मीट है, ज़्यादातर जो लोग मीट खाते हैं, या कोई ऐसे जैसे पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जिनमें स्पेशली कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आप लेते हैं, वो शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी बेहतर हो। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स की जो आपकी बॉडी है, प्रोटीन हमारे यूज़ होती है। आपके जितने भी बॉडी में अंदर इंजाइम्स हैं, मसल्स हैं, ये जो जितने होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं प्रोटीन पे। सही, फैट्स बिग सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आपके 1 ग्राम फैट जो यूज़ होता है उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। पहले हमारे लोग जो है ना फैट्स बहुत यूज़ करते थे और उनको कोई सेंट्रल ओबेसिटी भी नहीं होती थी। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम यूटिलाइज कम करते हैं। जो हमारे लोग जो हैं, जो लेबर का काम करते हैं, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। सही। जो हम जो ऑफिस वर्क वाले लोग हैं, उनको ब्रेन ज़्यादा यूज़ होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, तो उनको एक्चुअली वो इंजॉय भी करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, कि आप थोड़े से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो ब्रेन उसका हैप्पी हो जाता है और ईटिंग करते हैं, और ईटिंग वो आप बढ़ा देते हैं। तो कीटो डाइट का ये होता है कि आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं और फैट को भी कम कर लेते हैं। तो ये कीटोन डाइट होती है। कीटोन में फिर आपका जैसे शुगर आपकी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कहते हैं कि कीटोन डाइट ले लें, या जिनको ओबेसिटी है वो ले लें। तो इसी की रेशो को चेंज करके आप अपने वेट भी कम कर सकते हैं और शुगर भी कम कर सकते हैं। पर जनरली हम जो कहते हैं कि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आपके रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, डेली क्या है, तो फिर उनके हिसाब से हम उनको न्यूट्रिशन बनाए, इतना आपको लेना चाहिए। सही। अभी जो बंदा है ज़्यादा फिजिकली वर्क है, काम है, उसको अच्छी एनर्जी लेना चाहिए। जो बिल्कुल उसका काम ही नहीं है, गाड़ी से ऑफिस में बैठा चला जाए, तो उनको इतनी, यहाँ अच्छा वो ऑफिस वर्क करता है, पर बहुत सारे जो लोग जो हैं वो फिजिकल एक्टिव होते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, या फिजिकली कहीं ना कहीं अपने एक्सरसाइज के लिए हम जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि कहीं भी आप अपने घर में कहीं भी अपनी एक रूटीन बना दें, वहाँ आप वॉक करें, स्ट्रेचेस करें, थोड़ा सा अप डाउन सिटिंग करें, इससे भी आपकी एनर्जी जो यूटिलाइज हो जाती है, आपके बॉडी के जो भी हैं जो मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है। बेसिकली ये है कि आप बर्न करें, उसको बर्न करें, जितनी खा रहे हैं आप उतना आपका चलना ज़रूरी है। चलना उतना, जितना आप ले रहे हैं उसको उतना बर्न कर सकते हैं, उतना ले लें। सही। जो ज़रूरत के हिसाब से, इसलिए तो हमारे रिलीजन में भी ये है कि 2/3 आपका स्टमक फुल होना चाहिए, 1/3 एम्प्टी होना चाहिए। वो इसी का कंसेप्ट था कि आप इतनी एनर्जी ले लें जो आपकी यूटिलाइज हो जाए। वो 1/3 खाली होगा तो वो आपका जो कुछ विंडो आ जाएगा वो फास्टिंग में रहेगा। तो हमेशा वो कहते हैं कि जब आपको भूख लगती है तो खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्यों लगता है, ये एपिटाइजर होते हैं, चीज़ें भूखते, तो आपके अंदर एनर्जी, मतलब मैदे के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाली और एक हिस्सा आप खाना लें। उसको तो ये इसलिए कहते हैं कि आपका इतनी एनर्जी होना चाहिए जितनी आप बर्न कर सके, अननेसेसरी नहीं। बर्न किसी तरीके से करें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आपका काम है रूटीन, उसमें भी ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्टोरेज की आपने बात करी, जैसे अगर किसी ने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए हैं और वो स्टोरेज हो गया, जैसे ब्लड की अगर हम बात कर लें, हेमोग्लोबिन उसका स्टोरेज हो जाता है, अगर उसका थोड़ा सा कम हुआ तो वो स्टोरेज से निकल जाता है। जैसे ऊँट की अगर हम मिसाल ले लें तो वो खाता है और अगर वो 10 दिन भी ना खाए तो उसको फिर स्टोरेज से निकाल लेता है।
तो वही सिस्टम इंसानी बॉडी के अंदर भी होता है कि चिकनाई भी जमा हो गई और आप खाते जाएं तो स्टोरेज इतना बढ़ जाएगा कि आपकी सेंट्रल ओबेसिटी हो जाएगी। एग्जैक्टली, यही बिल्कुल एग्जैक्टली सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है हमारे लिए, इसलिए हम एक्चुअली जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज है ज़्यादा। हमारा जो एशियन हम जमा करते रहते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं। तो आप जमा करते हैं, ज़कात इसकी, जिस्म की भी ज़कात होती है ना। सही। ये रोज़ा रखना जो एक्चुअली सिंपल होता है कि जिस्म की ज़कात दे रहे हैं, जो आपने एक्स्ट्रा ले लिया वो दूसरा को एहसास होता है कि जब प्यास भूखा होते हैं तो आपकी क्या कैफियत होती है। तो आप आगे वाला जो आपके सामने बंदा होता है जिनके पास फूड नहीं है तो वो भी आपको एहसास होता है। मैं तो परेशान होता हूँ जब हम लेक्चर लिटरेचर में जहाँ कहीं लेक्चर देते हैं, कहते हैं भाई 35% हमारे कंट्री में ओबेसिटी है। मैंने यहाँ तो भूख ही नहीं है, लोग तो सारे अमीर रहने लगता है। सही। पर डिस्पेरिटी बहुत है हमारे पास, जिन लोगों के पास है बहुत सारा है, जो जिन लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो ये हमारे जो कल्चर है इस डिस्पेरिटी को कम करना पड़ेगा। वो जो आपके कह रहे हैं जिसमें हम स्टोर लेके घूमते रहते हैं, फिर वो जॉइंट के मसले प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, चल नहीं सकते, बैठे नहीं, व्हील चेयर पर घूमते रहते हैं। खाना ज़रूरी है भाई, आप खाएं वो उतना खाएं जो आपके जिस्म भी बर्दाश्त कर सके ना। इतना देखें पेट इतना होगा, आप बड़े होंगे, व्हील चेयर पर घूमते रहेंगे, पर खाते उतना ही रहेंगे, वज़न कम नहीं होगा। अच्छा, उनसे पूछते हैं हम कि भाई आपने थोड़ा वज़न करना। डॉक्टर साहब मैं तो थोड़ा सा खाता, काम क्या है, सारा दिन तो बिस्तर पे पड़े हो, तो आपको क्या फलाना, वो फिर दूसरों का रेफरेंस देते हैं, वो घर में फलाना इतना खाता है, ये खाता है, उसको तो कोई तो नहीं भाई, उसका तो काम है, यूटिलाइज कर रहा है। तो आप अपने यूटिलाइजेशन करें, उसके साथ बैलेंस करें। तो हमारे पास जो है ना, जब तक ये चीज़ें कल्चर में और ये डिस्पेरिटी कम नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ते रहेंगे। और रमज़ान में ये भी है कि आप ये जो चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा हैं उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल रही। सही। जैसे अगर हमारे यहाँ वैसे रिवाज है, अमूमन तो 900 कैलोरीज अब होती हैं, मतलब 900 कैलोरीज से ज़्यादा आप नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 2000 कैलोरीज ले ली हैं उसने, और 2000 कैलोरीज लेने के बाद वो फिर दोबारा भी 2000 कैलोरीज ले लेता है। अब वो 200 कैलोरीज, उसकी 300 कैलोरीज खर्च नहीं हुई क्योंकि उसने बैठे रहना है सारा दिन, वो 200-300 कैलोरीज खर्च नहीं हुई, बर्न नहीं हुई उसकी, उसने और 3000 कैलोरीज दूसरे दिन ले ली। फिर इस तरह वो जमा होते होते जो है आपकी सेंट्रल ओबेसिटी और आपकी शरियाने और आपका जिगर, आप देखें ना इस वक्त जो है वो फैटी लीवर एक आम सी बात है, मतलब अल्ट्रासाउंड करवाएं तो लगता है आप जिगर आपका फटने वाला हो रहा है, मतलब ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। इसमें जैसे आपने ऊँट का मिसाल लिया, तो ऊँट का जब ज़्यादा स्टोर कर लेता है तो ऊँट भी कब फट, उनकी जो है ना वो बॉडी भी फट जाती है, वो जो होता है ना स्टोर इतना हो जाता है उनमें। तो इसलिए भी वो, क्योंकि वो उनको इंटरमिटेंट उनकी फास्टिंग रहती थी, तो इसलिए वो बैलेंस है। आप ऊँट को भी ज़्यादा खिलाते रहेंगे तो कहीं भी फट जाएगा। तो सिंपल ये है कि हम तो न्यूट्रिशन चीज़ें जो फूड के लिए बातें करें, आप किसी को पानी ज़्यादा पिलाना शुरू कर दें, कहेंगे नहीं पानी पी लें, पानी हेल्दी होता है ना, तो ज़्यादा पियेंगे तो उससे भी बंदा वो परेशान हो जाता है, उससे फट सकता है ना। तो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ भाई इतना खाएं जो आपकी ज़रूरत है, आप सेहतमंद रहें, चल फिर सकें, इतना खाएं, आपको भूख नहीं लगे, आप अपने देखें बॉडी आपकी बर्दाश्त कर रही नहीं करे, दूसरों को छोड़ दें, कितना है क्या है अल्लाह ने। कुछ तो पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो खाना तो जो है ये तो अल्लाह की रहमत है, हम इसको भी छोड़ दें, वो आप हमें कहते हैं ये भी बंद कर दें, बाकी ज़िंदगी रहें। चलो जितना ज़िंदगी है उतने ज़िंदा रहेंगे, मर जाएँ तो कोई मसला नहीं है। पर ये नहीं है कि आप ज़िंदा जितना देना अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारें, ये नहीं है कि जानवरों की तरह जो है ना पड़े रहें, वो भी नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह ने दिया है, उसको आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उसको दूसरों में दें, उनको भी करें। ये भी आपके लिए एक जो है ना अल्लाह, यहाँ भी आपके लिए बेहतरी होगी। बेहतरी कैसे होगी? सिंपली आपकी बॉडी बेहतर हो जाएगी, आपके कार्डिक प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ब्लड प्रेशर से बच जाएंगे, शुगर से बच जाएंगे। अभी देखो हमारे पास जितने लोग पैसा तो आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारी क्या चीज़ें हो जाती हैं, एक तो हम ओबेसिटी, वज़न बढ़ जाता है, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, नींद नहीं आती, ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। लोग देखें ना पैसा पड़ा हुआ है हर चीज़, रात को सोने के लिए मसले हैं। वो जो गरीब है, जो मजदूर है, वो रात को आता है सोता है, पता ही नहीं चलता उसको क्या टेबलेट की ज़रूरत नहीं थी, उसको सिर्फ उसके नीड थी ओनली था कि इतना खाना मिल जाए कि मैं खा के सो जाऊँ। दूसरा ऐसा कुछ चीज़ें पड़ी, बट कि अल्लाह ने ऐसे बार लगा दिया है कि शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का है, दिल का मरीज़, बहुत सारे पड़ी होती हैं चीज़ें, पर खा नहीं सकता बंदा, ये भी हो जाता है। तो ये एक बैलेंस है। तो ये इनडायरेक्टली आपको मैसेज है आपके लिए। हम जब तक इन चीज़ों से नहीं सीखेंगे कि देखो हमारा जो कनेक्शन डायरेक्ट तो अल्लाह के साथ है, इनडायरेक्टली तो हमारे पास नबी तो आए थे ना, उनने हमें तो बताया था, कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि हम डायरेक्ट आपको थ्रू जो पैगंबर भेजे इसलिए भेजे थे कि कल आके यहाँ हमें ये शिकायत नहीं करें, हमें पता नहीं था। सही। और ये सारे दुनिया में मिसाल मिलते हैं आपको। आप देखो सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप खा नहीं सकते।
अब शुगर का मरीज़ है, मिठाई बहुत बढ़ी है, केक बने खा नहीं सकता, खाएगा तो शुगर उसकी बढ़ जाएगी। सही। तो वो क्या था, मकसद का डिस्पेरिटी थी हमारे माशरे में। जब तक ये डिस्पेरिटी, इनइक्वलिटी ख़त्म नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आता है। 35 हम सारा दिन लोगों को कहते हैं भाई वज़न कम करो, वॉक करो, ये करो। ये कुछ ग्रुप है जो 35% कंट्री का है। बाकी जो 60% जो 40% है, उनमें ये बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ हमारे पास कुछ लोग हैं, आजकल तो अर्बनाइजेशन हो गई ना, आप देखें इवन देहातों में भी जाएं तो लोग काम नहीं, चलते फिरते नहीं है आजकल। सही। यहाँ तो बाइक हो गई, बाइक का तो बड़ा मसला हो गया ना। बाइक का तो ईजी चीज़ ऐसे हो गई कि आप चलना फिरना ख़त्म हो गया। अभी बाइक को मेरा ख्याल है कभी कभी तो बेडरूम में भी ले जाएंगे लोग, तो कहेंगे बेडरूम से बस वो स्टार्ट करें वो चले जाएं। तो ये भी आप देहातों में भी बड़ा मसले हो रहे हैं। वहाँ की ओबेसिटी आप देखें, आप इंटीरियर में चले जाएं, सिंध में, पंजाब और इलाके जहाँ KPK में, बलूचिस्तान में, वहाँ के लोगों को भी देखें सेंट्रल ओबेसिटी है। भाई ये कौन सा खाते हैं, काम नहीं करते, काम नहीं करेंगे तो उनका तो ये होगा प्रॉब्लम। कुछ लोग हैं जो ग्रुप हैं जिन लोगों को बेचारा खाने की इतना नहीं है रिसोर्स, उनमें आपका ओबेसिटी नहीं होती पर उनको और प्रॉब्लम होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस। आजकल तो देखें इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो उसका प्रॉब्लम फिर कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं सिर्फ खाना भी नहीं है, एक्सरसाइज पर और भी बहुत है, इन्वायरमेंटल फैक्टर और आपके जो लाइफ में जो स्ट्रेसेस हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके जो जितने भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इश्यूज है, ये भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं जो पुअर फैमिली से उनके रिलेशन होते हैं, घर में खाना पूरा होता है। हम तो कहते हैं ये तो खाना भी नहीं है, दुबला पड़ा, इसको तो कोई मसला ही नहीं होगा। जब उनको एंजियोग्राफी करते हैं, तीनों वेसल में ब्लॉकेज है, फिर हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। तो उसमें ये देखते हैं कि स्ट्रेस लाइफ में, जो खाना भी नहीं है, ज़िंदगी में इतनी कास्टली चीज़ें मिल रही हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि हमारे सोशल जो है, जो शो ऑफ जो है, वो भी लोगों को बड़ा स्ट्रेस देता है। जैसे मेरे घर में कोई एक गाड़ी होगी, फिर मैं दो, दूसरा वो कहेगा उनके बच्चे देखेंगे और फलाने की इतनी है, वो ये भी कंपटीशन भी हमारा। तो ये हमें एक्चुअली मुआशरे को ये चीज़ें भी चाहिए इनको मेंटेन करने के। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई मुआशरे में ये जो हम ट्रीट करते हैं, इससे अलावा भी साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए जो लोगों को बताएं, उनको मोटिवेट करें। पहले देखें कि हमारे जो रिलीजियस पैगम्बर होते थे, फिर आपके बड़े बड़े बुजुर्ग आए थे, उनने भी बड़ी चेंजेस किए। आपके सूफ़ी थे या जो थे बड़े बड़े औलिया थे, उनने भी क्या किया, उनने लोगों को कुछ नहीं किया, जस्ट उनकी मेंटल वेल बींग बढ़ाई थी। आप इनकी मेंटल वेल बींग करते हैं तो इनसे भी आपके बहुत सारे कार्डियक इश्यूज से वो इनसे बच जाते हैं। और रमज़ान में रोज़ों से भी यही होता है, आप मेंटल वेल बींग हो जाती है, आप तरावियाँ पढ़ते हैं, रिलैक्स होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो आपको सुकून आ जाता है ज़िंदगी के। तो सुकून भी लेना वो भी ज़रूरत है। तो फिज़िकली मेंटली हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी है। आप मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है और फिज़िकल हेल्थ भी। जब तक ये दोनों पे हम काम नहीं करें तब तक ये प्रॉब्लम कम नहीं होगी और डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। सही। अच्छा, हम ज़मान साहब की तरफ आते हैं। सर मुझे बताएं कि ज़ैबितीज़ के जो मरीज़, जैसे आपने देखा होगा कि अब रोज़ों में फ़ास्ट फूड बढ़ता चला जाता है। मतलब आपने देखा है कि रोज़ा खुलते वक्त अब बर्गर रखा हुआ होगा, मुख्तलिफ तली हुई चीज़ें रखी होंगी, समोसे तो दस्तरखान पर ना हो तो कहते हैं रोज़ा ही नहीं खुलता, या पकौड़े ना हो, मतलब तली हुई चीज़ें ही इस्तेमाल करी। और बाहर का तेल जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, 3 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कई दफ़ा उसमें समोसे तल लिए जाते हैं। चिकन का रोस्ट जब तक नहीं होगा, जब तक रोज़ा नहीं खुलेगा। तो कितना नुकसानदेह है ज़ैबितीज़ के ख़ास तौर पे मरीज़ों के लिए। एक तो चिकनाई और फिर शरबत वो लाजमी, और अब तो आ गया है कि शुगर फ्री शरबत। सही है। तो अच्छा, कितना नुकसानदेह अगर उनकी शुगर और मज़ीद बढ़ गई है रमज़ान में ही। जी हाँ, देखिए फास्ट फूड जो है ना, उसको मैं कहता हूँ स्लो पॉइजन। फास्ट फूड में एक बर्गर जो हम खाते हैं ना, स्नैक्स, दोस्त गए बर्गर खा लिया, इसमें कम से कम 500 कैलोरी होती हैं। अब टोटल हमें खानी है मैक्सिमम पाकिस्तानी हिसाब से भी चले 1800, तो 500 तो हमने स्नैक के तौर पे खा ली ना। तो एक तो कैलोरी रिच है, मतलब मोटा करेगा आपको। मोटा करेगा तो देखिए ना, एक नाम हम लेते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सही। ये कुछ बीमारियों की कलेक्शन है, उसकी जड़ है मोटापा, स्पेशली तोंद निकल आना। बिल्कुल। अच्छा, पहले तोंद निकलती है, चर्बी जम जाती है, चर्बी के बाद फैटी लिवर का आपने जिक्र किया, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज, फिर डिसलिपिडीमिया का मतलब है कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और ये सारी चीज़ें मिलकर हार्ट अटैक करती हैं। बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसकी जड़ है कैलोरी जो हम ज़्यादा खाते हैं। अब देखिए ना, एक बर्गर तो एक क्लासिकल एग्जांपल है ना, उसी को हम लेते हैं।
देखिए 3 चीज़ें हैं, जिस तरह लाशारी साहब ने फरमाया। एक तो फैट है, वो फैट 2 किस्म के होते हैं, एक सेचुरेटेड फैट, सही। दूसरे नॉन सेचुरेटेड फैट, जिसकी मोनो अनसेचुरेटेड फैट और पॉली अनसेचुरेटेड। बेस्ट जो होते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते फैट अच्छा होता हैं, है, जो हाँ। ओलिव ऑयल में होते हैं या कनोला में। अच्छा, तो सेचुरेटेड फैट हम खाते हैं ये फास्ट फूड में। फास्ट फूड में। अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल वो चीज़ है कि जो शरियाने हैं उसमें जम जाता है। सही। अब शरियाने अगर यहाँ की ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक, यहाँ की ब्लॉक हो जाए तो फालिज, हाँ। टांगों की ब्लॉक हो जाए तो टांगों में जख्म, गैंग्रीन, एम्पुटेशन, सही। टांगे काटना, काटना। गुर्दों की हो जाए तो गुर्दे फेल हो जाते तो हैं। कोलेस्ट्रॉल जड़ है जो फिर वो सारे ये कॉम्प्लिकेशन करता है। उसके अलावा नमक लाजमन होगा, न सिर्फ होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब नमक का डायरेक्ट रिलेशन है ब्लड प्रेशर के साथ। सही। जितना नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। सही। अच्छा, मसाले नहीं, ये गरम मसाले जो खाते हैं उनमें नमक नहीं होता, वो एसिडिटी करते हैं, वो और चीज़ें, मगर ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह नहीं है। नमक जो सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं वो डायरेक्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एक स्टडी आई थी, उसका नाम था डैश, डायबिटिक अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें ये दिखाया गया कि अगर आप 10 ग्राम, माना एक बड़ा चम्मच, उससे कम करके 6 ग्राम तक लेके आएंगे, मीन्स छोटे चम्मच में 24 घंटे में नमक को कम कर देंगे, तो 6 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा। सही। इतना डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम कितना नमक खाते हैं हमें पता है, नमक के बगैर तो फास्ट फूड बन ही नहीं सकता। उसके अलावा फ्री शुगर, आपने कोल्ड ड्रिंक का जिक्र किया। अब एक कोल्ड ड्रिंक में जो 330 ml मिलीलीटर की होती है, उसमें 6 चीनी के चम्मच होते हैं। सही। और वो हम गटागट एकदम पी लेते हैं, बल्कि 2-3 बोतलें पी लेते हैं पार्टियों में। तो ये तो फ्री शुगर है, जो शुगर भी बढ़ाती है, मोटापा भी बढ़ाती है, और आखिर में वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये देखिए ना, कैलोरी भी ज़्यादा है इसमें, फ्री शुगर भी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, तो हम इसको कहते हैं स्लो पॉइजन। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी फूड है ना, जो बाहर हम खाते हैं, वो भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। सही। आप कोई सब्जी भी मंगाएं होटल में तो वो तैरती हुई आएंगी सारे घी और तेल में ना। तो हमारे जो देसी होटल हैं वो भी कम ख़तरनाक नहीं है। सही। तो घर का खाना बेहतरीन खाना, पानी पीना बेहतरीन मशरूब, और ईट लेस वॉक मोर, ये अगर स्लोगन हम बना लें और इन चीज़ों से परहेज़ करें तो बहुत बेहतर है। एक बात में, ट्रेडिशनल जो फूड आइटम है इफ्तार और सहरी में हम लेते हैं, समोसे पकौड़े वगैरह, ये देखिए डीप फ्राई हैं। बात वही आ जाती है कि एक तेल को बार बार आप इस्तेमाल करो, सेचुरेटेड फैट होता है, ये डायरेक्ट शरियानों में इकट्ठा होके ये कॉम्प्लिकेशन करता है, इनसे बचना चाहिए। मगर एक बात मैं बता दूं कि ये जहर नहीं है। आप देखें, सब लोग पार्टी है, सब लोग खा रहे हैं, तो आप एक आधा समोसा चख सकते हैं, मगर पेट उनसे भरें जिसको हम हेल्दी फूड कहते हैं। सही। पेट इनसे न भरें, जो अनहेल्दी फूड है उनसे न भरें। तो इनको चखें, टेस्ट करें। अब कोल्ड ड्रिंक है, आप 2-3 घोंट ले लें, कोई जहर तो नहीं है कि आपको यानी इमीडिएट नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर उसमें आप उसकी मिक़दार कम कर दें, उसका टेस्ट लें, बाकी पेट भरें हेल्दी फूड से, तो माशाल्लाह आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। बस सर मैसेज लूँगी, लास्ट हमें एक मैसेज देगा छोटा सा नाज़रीन के लिए। मेरा मैसेज ये है शुगर के हिसाब से कि शुगर के मेजॉरिटी मरीज़ अपना रोज़ा रख सकते हैं, मगर रोज़े के लिए आप डॉक्टर से रुजू करें। आपका डॉक्टर 2 काम करेगा, एक तो आपकी दवाएं चेंज करेगा, कुछ दवाएं रमज़ान के लिए मुफीद हैं शुगर की, कुछ जो ख़तरनाक हैं। सही। शाहिद साहब आपसे मैसेज लेना चाहूँगी। मेरा ख्याल है कि रमज़ान में जितने लोग कार्डिक पेशेंट्स हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, एक से तो आपको कोई ज़्यादा एक्यूट इशू ना हो, हार्ट अटैक ना हो, या हार्ट फेलियर में ना हो, या कोई कार्डियोमायोपैथी जैसी नहीं हो, या उन पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का। ज़मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, लाशारी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फास्टिंग जिसका फ़ायदा उठाएं और मोटापे से बचें। रोज़ा ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, बुलंद फ़शार खून के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।